students, good morning to all of you. Today again I will deliver my lecture or I will deliver my focus on public administration related topics which is being discussed from yesterday. मैंने कल आपको बताया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। इस संदर्भ में मैंने आपको कल बहुत सारी बातें बताई थी कि लोक प्रशासन का संबंध किन बातों से है, लोक प्रशासन का मतलब क्या होता है, प्रशासन का मतलब क्या होता है, लोक प्रशासन चाहे वो लोकतांत्रिक पद्धति वाला देश हो या फिर राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला देश हो या फिर सैनिक शासन वाला देश हो या किसी तरह की व्यवस्था हो, लगभग एडमिनिस्ट्रेशन का जो स्वरूप होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो फीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो फीचर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो लगभग समान है। लगभग कुछ अंतर हो सकता है। और उसी क्रम में मैंने आपको बताया था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो रियल कॉन्सेप्ट है वो क्या है। उस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर और स्कोप को आगे बढ़ाते हुए उसकी कंटिन्यूटी को बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने कि जिस नेचर के बारे में मैंने कल आपको बताया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उस नेचर में मैंने जो 4 दृष्टिकोण आपके सामने रखा था, जो पॉलिटिकल साइंस में खास करके एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में जो विचारक आए हैं, जिन लोगों ने अपने अपने विचार से लोक प्रशासन की महत्ता को और अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया, लोक प्रशासन की स्वीकार्यता को अधिक से अधिक बढ़ाने में उन सबों का योगदान रहा। उस क्रम में हमने आपको कल कई राइटर्स की बात हमने की थी, और चाहे एल डी वाइट की बात हो, साइमन की बात हो या लूथर गुलिक की बात हो या और बहुत सारे पॉलिटिकल थिंकर्स की बात हो। तो उसी क्रम में मैंने 4 दृष्टिकोण रखा था आपके सामने नेचर एंड स्कोप के बारे में। 4 दृष्टिकोण में मैंने 3 दृष्टिकोण की चर्चा की थी। उसमें एक वेलफेयर कॉन्सेप्ट, वेलफेयर स्टेट कॉन्सेप्ट, एक व्यापक जिसको इंटीग्रल भी हमने रखा, दूसरा संकुचित नैरो माइंडेड कहिए या नैरो अप्रोच रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और तीसरा था पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और फोर्थ जो है आपका वो वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है या अप्रोच है उसके बारे में। अप्रोच, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि मैंने अभी जस्ट आपके सामने यह रखा कि शासन की व्यवस्था किसी भी तरह की हो सकती है, मोनार्की हो या डेमोक्रेसी हो या फिर जारशाही हो या फिर साम्यवादी व्यवस्था हो, संसदीय शासन प्रणाली वाली व्यवस्था हो, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली वाली व्यवस्था हो, एकात्मक शासन पद्धति वाला अपनाने वाला देश हो या संघीय शासन प्रणाली अपनाने वाला देश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे प्रशासन की अपनी सीमा होती है, प्रशासन का अपना स्वभाव होता है, प्रशासन के अपने स्वरूप होते हैं। आप सभी जानते हैं कि दुनिया के तमाम देशों में पॉलिटिकल सिस्टम में जो एडमिनिस्ट्रेशन की कार्य प्रणाली है, प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, वो राजनीतिज्ञों और प्रशासन के बीच एक कोऑर्डिनेशन होता है। दोनों के बीच ऐसा संबंध होता है जैसे आप जब लॉर्ड मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल जब आप पढ़ते हैं तो आप पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखते हैं कि लगभग न के बराबर उसको अडॉप्ट किया गया है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के बीच कोऑर्डिनेशन होता है, यानी दोनों के बीच चोरी दामन का संबंध होता है। दोनों को आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। अलग करने का मतलब है कि
उसकी समाप्ति हो जाएगी। अलग करने का मतलब है कोलैप्स कर जाएगा। जैसे मैग्नेट, आप साइंस में, नेचुरल साइंस में मैग्नेट में साउथ और नॉर्थ दो पोल होते हैं। दोनों पोल का अपने अपने जगह महत्व है, और बिना साउथ के नॉर्थ और बिना नॉर्थ के साउथ, यानी साउथ और नॉर्थ दोनों में से किसी एक को यदि अलग कर दिया जाएगा तो फिर मैग्नेट का कोई अस्तित्व नहीं होगा, कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। यद्यपि कि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, एक उधर से खींच रहा है, दूसरा उधर से खींच रहा है, बावजूद दोनों का अस्तित्व बना हुआ है एक साथ। इसी तरह से हम जो पॉलिटिकल साइंस में हम सोशलिज्म की चर्चा करते हैं, कैपिटलिज्म की चर्चा करते हैं, इंडिविजुअलिज्म की चर्चा करते हैं, या किसी और अन्य तरह की जो अवधारणा राजनीति विज्ञान में प्रतिपादित किए गए उनकी चर्चा करते हैं, तो हम यह जानते हैं कि जैसे समाजवाद कहते हैं, तो समाजवाद किसी भी दुनिया के किसी भी देश में न तो पूर्ण रूपेण समाजवाद की व्यवस्था की गई, न किसी देश में पूर्ण रूपेण कैपिटलिज्म की व्यवस्था है। अमेरिका की बात आप करते हैं तो अमेरिका में भी पूरी तरह से कैपिटलिज्म नहीं है। यह संभव ही नहीं है विश्व के किसी भी क्षेत्र में कि पूरी तरह से किसी भी अवधारणा को, किसी भी सिद्धांत को, किसी भी व्यवस्था को लागू किया जा सकता है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस का पार्ट है। ये ह्यूमन अप्रोच, इसका जो स्टडी का जो सेंटर है वो ह्यूमन अप्रोच है, ह्यूमन सोसाइटी है। और ह्यूमन अप्रोच ये हमेशा डायनेमिक रहता है, चेंजेबल होता है, परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है। इसीलिए आप यहाँ स्थिर दृढ़ प्रतिज्ञ, या जिसको आप कहते हैं कि स्टैटिक है, ऐसा नहीं है। लाइक नेचुरल साइंस, सोशल साइंस में जो भी फैक्ट्स आपके हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं रिसर्च से रिलेटेड, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, उसमें गतिशीलता है, वो हमेशा चेंज होते रहता है, परिवर्तनशील है, डायनामिज्म है। इसीलिए इस तरह का अंतर है। इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी दुनिया का कोई भी अकेला ऐसा देश जिसके बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि पूरी तरह, जैसे अमेरिका के बारे में पूरी दुनिया में जग जाहिर है कि कैपिटलिस्टिक अप्रोच वाला कंट्री है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से कैपिटलिस्ट है। आप देख सकते हैं, आप बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं कि आप अपने गांव में देखें, आप अपने मोहल्लों में देखें, आप अपने शहर में देखें, जहां पर रहते हैं वहां भी समाजवाद और पूंजीवाद का द्योतक प्रतीक कौन है? एक अमीर, दूसरा गरीब, अमीर के बिना गरीब और गरीब के बिना अमीर। यानी गरीबी के अभाव में अमीरी की कल्पना कैसे की जा सकती है? संभव ही नहीं है। यदि हाँ है तभी नहीं का अस्तित्व है, नहीं है तभी हाँ का अस्तित्व है। यदि जन्म है तभी मृत्यु है। जब यदि जन्म ही नहीं हुआ, किसी का बर्थ ही नहीं है, तो फिर उसके मोर्टेलिटी का सवाल कहाँ से उत्पन्न होता है? वो नहीं मरेगा। इसीलिए ये शाश्वत सत्य है कि न तो समाजवाद और न तो पूंजीवाद। उसी तरह से मैं आपको जो बता रहा हूँ कि सरकारें, व्यवस्थाएं जिस पद्धति की हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। व्यवस्थाओं के अंतर्गत जो काम करने वाले प्रशासन में जो लोग होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। वो परमानेंट होते हैं। सरकारें आती हैं, जाती हैं, सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। सरकारें किसी एक राजनीतिक दल की हो सकती है, किसी एक से अधिक राजनीतिक दलों की सम्मिलित सरकार भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक जमाना था, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि जब वहाँ प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट होता था तो प्रेसिडेंट क्या करता था? स्पॉइल सिस्टम, यानी जो राष्ट्रपति नया हुआ, नए राष्ट्रपति बनने के बाद, पदस्थापित होने के बाद अपने मनोनुकूल पदाधिकारियों और कर्मचारियों को वो नियुक्ति करता था, मतलब अपॉइंटमेंट करता था। और उसके पहले जितने भी अपॉइंटीज थे, जितने अपॉइंटेड थे बड़े बड़े पदाधिकारी या कर्मचारी, उन सबों को बर्खास्त कर जाता था। इसको अमेरिका में स्पॉइल सिस्टम की संज्ञा दी गई, यानी लूट प्रथा, बर्बाद करना। हालांकि अब अमेरिका में ये बात नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिस आज भी दुनिया के लगभग देशों में इस तरह की व्यवस्था है। आप जानते हैं यह लोक प्रशासन का बहुत बड़ा ये ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि जब कोई नई सरकार बनती है तो लाइक माइंडेड प्रैक्टिस में हम देखते हैं, जैसे आप इंडिया का है, आप उदाहरण ले लें कि यदि केंद्र में लोकसभा चुनाव के बाद कोई नई सरकार बनती है, किसी नए राजनीतिक दल की सरकार बनती है, तो देश के सर्वोच्च जो कार्यपालक
पदाधिकारी, राष्ट्रपति जिन्हें हम कहते हैं, राष्ट्रपति सर्वोच्च कार्यपालक प्रधान होने के नाते मंत्रिपरिषद की राय से देश में जितने भी ऊंचे ऊंचे पद हैं, यानी एग्जीक्यूटिव पोस्ट्स हैं, हायर पोस्ट हैं, उन सबों पर अपॉइंटमेंट और डिसमिसल का पावर उनको दिया गया है। बट प्रैक्टिस में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को है। होता क्या है व्यवहार में, अब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, इनके पहले की जो सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार में जितने भी अपॉइंटमेंट्स थे बड़े बड़े सारे, सब लोगों को या तो ये समझा जाता है प्रैक्टिस में कि वो अपने आप रिजाइन कर देंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तुरंत द मोमेंट जैसे ही सरकार का गठन हुआ, सारे बड़े बड़े पदाधिकारी अपने पद से त्याग पत्र देना शुरू करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि आज न कल हमको हटना है, बाई फोर्स हमको हटाया जाएगा। तो इसीलिए इससे क्या होता है, इससे गड़बड़ी होती है और इससे करप्शन फैलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो एक तो राजनीति में करप्शन, पॉलिटिक्स में करप्शन, और दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का जो विंग है उसमें करप्शन। तो इसीलिए वेलफेयर स्टेट का जब कॉन्सेप्ट आया, तब लोक प्रशासन के अंतर्गत जितने भी विद्वान आए उन लोगों ने यह कहा कि ये सबसे अच्छा दृष्टिकोण है, ये सबसे अच्छा अप्रोच है, क्योंकि लोक कल्याणकारी राज्य में हम यह जानते हैं कि एक बच्चा पैदा लेता है, उसके जन्म से लेकर उसके मृत्यु तक की उसकी पूरी रखवाली की ड्यूटी पड़ती है स्टेट की। ये स्टेट की ड्यूटी है कि किसी भी तरह की असुविधा, किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की समस्या का सामना किसी भी व्यक्ति को न करना पड़े, चाहे वो बच्चा ही क्यों न हो, चाहे वो बूढ़ा ही क्यों न हो, नहीं करना पड़े। इसलिए जैसे जैसे राज्य के कार्यों में वृद्धि होती गई, राज्य ताकतवर होता गया, जैसे जैसे स्टेट का दायरा बढ़ता गया, और खास करके वेलफेयर के मामले में लोक कल्याणकारी राज्य जब पुलिस स्टेट से कन्वर्ट हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि लोक प्रशासन और राज्य दोनों को एकाकार समझा जाने लगा, और दोनों को कई लोगों ने, कई विचारकों ने यह दुनिया के सामने एक तरह से एक अवधारणा प्रस्तुत कर दी कि लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब, लोक कल्याणकारी राज्य और लोक प्रशासन दोनों एक ही चीज़ है। आप उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहें या फिर आप उसको वेलफेयर स्टेट कहें, क्योंकि आप दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि लोक प्रशासन में प्रशासन का काम है उसकी सेवा करना। किसकी सेवा करना काम है? किसी व्यक्ति की नहीं, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, किसी संप्रदाय के लिए भी नहीं, किसी धर्म के लिए नहीं, किसी खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि आम जनता के लिए, यानी सार्वजनिक सेवा करना, यही सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। राजनीति का भी उद्देश्य है, सरकार का भी उद्देश्य है, स्टेट का उद्देश्य है, और उन उद्देश्यों की पूर्ति कराने का जो साधन जिसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही राजनीतिज्ञ अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता है, लोक कल्याण के लिए, जनमानस की सहायता के लिए। तो इस तरह से वेलफेयर स्टेट का जो व्यू है वो सबसे बढ़िया फिर बाद में माना गया। इसके बाद एक दूसरा, ये जो 4 दृष्टिकोण आया आपके सामने, चाहे वो लूथर गुलिक का हो या मार्शल डिमक का हो या फिर साइमंस का हो, उसमें बाद में एक नया अप्रोच आया, न्यू अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। न्यू अप्रोच ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होगा, या फिर आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि स्कोप ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या हुआ, अब आप इसको इस तरह से समझिए कि अब तक जितनी भी बातें हमने की, या चाहे वो आप एल डी वाइट की बात हो, या लूथर गुलिक की बात हो, या इसके अलावा साइमंस की बात हो, जितनी भी बातें की हैं उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में जितने विचारक हैं उसको उन लोगों ने रखा ये ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, यानी पुरातन व्यवस्था। मतलब ट्रेडिशनल भी, ये सारे अब तक ट्रेडिशनल व्यू थे,
अब इंडिया के कंटेक्स्ट में आप यदि इसकी चर्चा करेंगे और इसको हम क्लासिफाई करेंगे, इसका एनालिसिस करेंगे यदि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, तो आप देखेंगे कि 1947 के बाद, वैसे तो आप ये जान लें राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिसिप्लिन के रूप में, खास करके इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में 17वीं शताब्दी 1887 के बाद ही इसकी शुरुआत हुई थी इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में। और खास करके इंडिया में बिल्कुल नहीं। इसको दो भाग में आप इस तरह से भी कर सकते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में इसका रोल और डेवलप्ड कंट्री में इसका रोल। डेवलपिंग कंट्री में इसकी ताकत कितनी बढ़ी और डेवलप्ड कंट्री में ये कितना ज़्यादा पावरफुल हुआ। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में अमेरिका में सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया के सामने, देश के सामने आया। दुनिया के तमाम देशों में इस तरह की व्यवस्था थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस था, यानी राजनीति विज्ञान का ही एक अंग था, राजनीति विज्ञान का एक रूप था, राजनीति विज्ञान का एक छोटी सी उसकी इकाई थी। और भारत जैसे विकासशील देशों में तो आप देखते हैं कि 1971 के बाद लगातार, वैसे तो 1951 में, 1953 में, 1951 में जो गोरवाला का जो रिपोर्ट आया था प्रशासनिक सुधार के संदर्भ में, वहां से इसकी देन है। उसके बाद 1953 में फिर आपको दूसरे कमीशन का रिपोर्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के नाम पर प्रशासनिक सुधार हुआ। फिर 1954 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली में इसकी स्थापना की गई, जिसके तहत विश्वविद्यालय प्राध्यापकों और उसके अलावे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो ये कर्मचारी या अधिकारी काम करने वाले हैं, उनके ट्रेनिंग के लिए IIPA में व्यवस्था की गई। इसका मतलब ये हुआ, हाल तक मैं आपको यह बताता हूं कि 1971 के तक भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में लगभग न के बराबर स्वतंत्र निकाय के रूप में या स्वतंत्र इकाई के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई नहीं होती थी। और इसे या तो वो इंटरमीडिएट के लेवल पर हो या डिग्री के लेवल पर हो या मास्टर डिग्री के लेवल पर हो, इसकी स्वतंत्र इकाई की स्थापना नहीं की गई थी। और बाद में धीरे धीरे चल के जैसे जैसे 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हुआ, तब अब दिखने लगा है कि लोक प्रशासन को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में इसकी मान्यता दी जाने लगी है। और लगभग अब देश के सभी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन को एक इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन के रूप में मान्यता दी है। खैर एनीवे, इसमें नहीं जाना है। तो स्कोप ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ कि अब तक लोक प्रशासन के संबंध में जितने भी दृष्टिकोण आए, जितनी भी धारणाएं, जितनी भी मान्यताएं थी, उनको हम ट्रेडिशनल यानी परंपरागत या प्राचीन व्यवस्था के अंतर्गत उसको रख के हम उसकी व्याख्या करते थे कि लोक प्रशासन का संबंध किससे है, पॉलिटिक्स का और एडमिनिस्ट्रेशन का, दोनों के बीच किस तरह का कोऑर्डिनेशन है, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो इसमें ये आएगा सबसे पहले पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब चूंकि राज्यों के कार्य वेलफेयर स्टेट होने के नाते, अब भारत की ही हम चर्चा करते हैं, तो भारत देश चूंकि एक वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट के चलते राज्यों के कार्यों में, राज्यों की शक्तियों में अधिक से अधिक वृद्धि हुई है। लोगों के, आम जनता की लोकतांत्रिक शक्तियों का भी अधिक विस्तार हुआ है, विकास हुआ है, मजबूत हुई है। धीरे धीरे ग्राम स्तर के लोग भी, गांव में रहने वाले जो लोग हैं, खासकर जो वंचित वर्ग के हैं या फिर गरीब तबके के लोग हैं, उनको भी धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगी, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ा है, जागरूकता ही है। वो राजनीतिक जागरूकता की बात हो या सामाजिक जागरूकता की बात हो, वहां तक आम आदमी तक, एक गरीब व्यक्ति तक भी जागरूकता पहुंची है, जो समाज का सबसे शोषित वंचित वर्ग था, डिप्राइव्ड जो क्लास था, उसके सामने भी ये अवेयरनेस फैला है। तो इसलिए इस बात पर हम ये कह सकते हैं कि अब जो लोक प्रशासन का जो दायरा है वो काफी विस्तृत हो गया है। इसीलिए हेनरी फेयोल या इसके अलावा और बहुत सारे लोक प्रशासन के जो थिंकर्स हुए हैं, उन्होंने लोक प्रशासन के बढ़ते दायरे को, बढ़ती हुई शक्ति को
और बढ़ती हुई सीमा को इस रूप में व्यक्त किया है कि अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो अब जब राजनीति या सरकार या व्यवस्था या पॉलिटिकल सिस्टम या गवर्नमेंट की बात करते हैं या स्टेट की बात करते हैं और दूसरी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, अब आप पॉलिसी फॉर्म, गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड बढ़ा। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये गवर्नमेंट कैसे तय करती है, हमको क्या करना है, तो लोगों के लिए, आम जनता के लिए हमको पॉलिसी फॉर्मुलेट करना है। ये ऑब्जेक्टिव है किसी एक व्यक्ति, किसी एक संस्था, किसी एक संगठन, किसी एक वर्ग या कुछ लोगों को सामने रखकर ऐसा कोई पॉलिसी फॉर्मुलेट नहीं किया था। आम जन के लिए, जनमानस के लिए, जनता के कल्याण, जिसमें कल्याण निहित हो, जिसमें लोगों का वेलफेयर इन्वॉल्व हो, उस तरह का ऑब्जेक्टिव रखा गया। तो इसीलिए अब दायरा बढ़ा है। इसलिए लोकसभा, लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है काफ़ी विस्तृत और व्यापक हो गया है। मैं तो कभी कभी राजनीति विज्ञान के चिंतकों और राजनीति विज्ञान के जो विचारक हैं या जो पॉलिटिकल साइंस में जो स्कॉलर्स आए हैं, कभी कभी वो लोग यहाँ तक कहते हैं कि अब इसको किसी सीमा में रेखा में आप बांध नहीं सकते हैं। हालांकि यह सच नहीं है। आप असीमित, मैंने किसी भी चीज़ का लिमिटेशन होता है, किसी भी वस्तु का लिमिटेशन होता है, तो इसीलिए शासन का भी एक लिमिटेशन होता है, दायरा होता है। तो पहला उसका ऑब्जेक्टिव हुआ। दूसरा है पॉलिसी का फॉर्मुलेशन। तो जहाँ पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होगा, जिसके पास कोई ऑब्जेक्टिव होगा, जिसके पास कोई प्लानिंग होगा, जिसके पास डायरेक्शन करने की क्षमता होगी, जिसके पास कंट्रोल होगा, जिसके पास लेजिस्लेशन बनाने की क्षमता होगी, जिसके पास रिपोर्टिंग करने की बात होगी, जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कैपेसिटी होगी। या मतलब क्या हुआ कि सरकार, या जिसे हम आप व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था में जो पॉलिटिकल मास्टर होता है या जो पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव आप कहते हैं, उस पॉलिटिकल एक्सिक्यूटिव का काम है, जो आप संगठन बनाते हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए, आप संगठन बनाते हैं, ऊपर से जो हायरार्की होता है ऑफिसर से लेकर नीचे लोअर क्लास के जो एम्प्लॉय होते हैं, तो आप उसका एक संगठन, ये कौन तैयार करता है, ये सरकार करती है। और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कौन बनाता है, नीचे का कर्मचारी और ऊपर का अधिकारी। ऊपर का अधिकारी और नीचे के कर्मचारी के बीच में कोऑर्डिनेशन हो, दोनों के बीच कोई वायलेंस ना हो, दोनों के बीच कोई टग ऑफ वार ना हो, या दो से अधिक अधिकारियों के बीच किसी तरह की कोई रस्सा कशी ना हो। तो इससे बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके बाद उसने कोऑर्डिनेशन बनाया। और कोऑर्डिनेशन के बाद लीडरशिप, नेतृत्व प्रदान करना। नेतृत्व यदि सही होगा, नेतृत्व यदि ईमानदार होगा, नेतृत्व के सामने यदि पारदर्शिता का दृष्टिकोण होगा, तो हम समझते हैं कि किसी भी देश में या किसी भी व्यवस्था में या किसी प्रशासनिक व्यवस्था में मैं समझता हूँ कि करप्शन लेश मात्र भी माने पहुंचने का काम नहीं करेगा। करप्शन उसके दरवाजे तक पहुंचेगा नहीं। लेकिन ये सारी जो बातें मैं कह रहा हूँ, ये सब थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, प्रैक्टिस में कुछ और होता है। खैर एनीवे, इस तरह से डायरेक्शन करना, कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेशन करना, और उसके बाद फाइनेंसिंग एंड बजट एंड फाइनेंसिंग व्यवस्था करना। अब देश के शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए आम नागरिकों के लिए व्यवस्था करना है, आम नागरिकों के लिए कोई नीति बनाना है, कोई योजना बनाना है, कोई कार्यक्रम बनाने हैं, तो निश्चित रूप से उस पर धन खर्च होगा। और फाइनेंस सबसे बड़ा चीज़ है। फाइनेंस को कहा जाता है कि किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम का जो ये फाइनेंस है वो बैकबोन है। जैसे ह्यूमन बॉडी में बैकबोन होता है, लाइक ह्यूमन बॉडी को बैकबोन माना जाता है। यदि आप बैकबोन को तोड़ दीजिए तो ह्यूमन बॉडी खत्म हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षित रखने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए क्या करना पड़ता है, फाइनेंस की व्यवस्था करनी पड़ती है। जैसे जब अब छोटा सा उदाहरण ले, जब कोई घर, किसी घर में कोई परिवार बिना पैसे के, आप बिना वित्त के, बिना रुपए के एक कदम आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। ये जरूरी है। हालांकि यह भी सच है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है।
बट भोजन, वस्त्र और आवास के लिए तो वित्त की व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकारें, खासकर लोक कल्याणकारी राज्य में सरकारें इसकी व्यवस्था करती है। तो इस तरह से अब हम यह कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का जो नवीन दृष्टिकोण है, यानी जो मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न व्यू है, वह इतना बढ़ गया है। क्योंकि अब ट्रेडिशनल, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस के बारे में पहले कहते थे कि 1945 के पहले पॉलिटिकल साइंस में ट्रेडिशनल अप्रोच होता था, यानी राजनीति विज्ञान की व्याख्या, राजनीति विज्ञान में जो अध्ययन का तरीका था, जो मेथोडोलॉजी था, जो रिसर्च के तरीके अपनाए गए थे, वो ट्रेडिशनल अप्रोच थे, वो ट्रेडिशनल व्यू था। लेकिन जैसे ही राजनीति विज्ञान में 1945 में जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन हुआ, पॉलिटिकल साइंस में एक जबरदस्त क्रांति आई, एक भूचाल आया, तो राजनीति विज्ञान का एक स्वरूप, एक नए आयाम में राजनीति विज्ञान परिवर्तित हुआ। एक न्यू डायमेंशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का अप्रोच बदल गया। पॉलिटिकल साइंस में एक्सपेरिमेंट करने का एंगल बदल गया, सोच बदल गई। क्यों? क्योंकि व्यवहारवादी उपागम के बाद, व्यवहारवादी आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजनीति विज्ञान का मानवीय स्वरूप सबसे ज्यादा हुआ। लाइक पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जब मॉडर्न अप्रोच आया तो निश्चित रूप से लोक प्रशासन का दायरा बढ़कर मानवीय पहलुओं को छुआ। और जब तक आप मानवीय तत्व को इग्नोर करेंगे, मानवीय पहलू की उपेक्षा करेंगे, तो कोई भी प्रशासन या कोई भी व्यवस्था, कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम वह कारगर नहीं हो सकता है। क्योंकि ह्यूमन अप्रोच को जब तक आप उसको नज़दीक से टच न करेंगे, मानवीय संवेदना को न समझेंगे, ह्यूमन सोसाइटी के फीलिंग्स को न समझेंगे, ह्यूमन सोसाइटी के इमोशंस को आप नहीं फील करेंगे, तब तक आप कोई भी अच्छी व्यवस्था कायम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन को पूर्ण पारदर्शी बनने के लिए ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच अपनाना पड़ता है। और इसीलिए कहा जाता है कि लोकतांत्रिक देशों में खास करके जहाँ वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, उसमें मानवीय तत्व अधिक से अधिक समाहित किए गए हैं। क्योंकि मानवीय तत्व के अभाव में किसी भी वेलफेयर स्टेट की कल्पना करना बेमानी हो। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो न्यू डायमेंशन, यानी लोक प्रशासन का जो अप्रोच है, वो नए रूप में परिवर्तित हुआ। और आज हम चाहे वो विकासशील देशों की बात करें या विकसित देशों की बात करें, लोकतांत्रिक देश की बात करें, राजतंत्र की बात करें, या किसी तरह की शासन पद्धति की बात करें, लगभग लोक प्रशासन की भूमिका अब सभी व्यवस्थाओं में धीरे धीरे सक्रिय रूप से अधिक बढ़ने लगी है। और आम आदमी के घर तक, आम व्यक्ति, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि व्यक्तियों के दरवाजे तक प्रशासन की भूमिका प्रशासन का दायरा बढ़ा है। व्यक्तियों के दरवाजे तक प्रशासन की पहुंच हुई है, टाइट हुई है। इसलिए लोक प्रशासन अब ज़्यादा कारगर हुआ है, ज़्यादा उन्नतशील हुआ है, ज़्यादा विकसित हुआ है। अब इसके बाद आता है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप ये बताइए कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे स्टेट और नेशन, जैसे स्टेट और गवर्नमेंट, कई बार लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही चीज़ है। कई बार लोगों को यह भ्रम जैसे होता है कि राजनीति और सरकार, राज्य और सरकार दोनों एक ही चीज़ है। कई बार यह भ्रम होता है कि सरकार और प्रशासन एक ही चीज़ है। हाँ, दिखने में लगता है, आप उसको प्रशासन के नाम से भी पुकार सकते हैं, सरकार के नाम भी पुकार सकते हैं। आज जब पॉलिटिकल साइंस के, खास करके पॉलिटिकल थ्योरी में जब आप पढ़ते हैं कि राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान ही क्यों कहा गया, राजनीति विज्ञान को कई नामों से भी पुकारा जा सकता था। और कई अलग अलग समय में अलग अलग रूपों में राजनीति विज्ञान की व्याख्या की गई। अलग अलग समय में राजनीति विज्ञान को अलग अलग नामों से पुकारा। किसी नाम से पुकारने से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आप जानते हैं कि धर्म और संप्रदाय में हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, अल्टीमेट जो रियलिटी वो क्या है, किसी भी व्यक्ति का या ये जो मानव जाति है, इस मानव जाति का उद्देश्य क्या है? धर्म क्या है? एक सीढ़ी है।
एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट। इस पर लंबी बहस हो सकती है, उसके पीछे मुझे नहीं जाना है कि धर्म क्या है, रिलीजन किसको कहते हैं, धर्म किसको कहते हैं, भगवान की पूजा करना या मस्जिद में पूजा करना, इबादत करना या चर्च में प्रार्थना करना, ये पूजा है, ये धर्म है या और कोई धर्म है। तो ये बहुत बड़ा रोचक विषय है। खैर, तो आप पहुंचने का रास्ता एक ही है, आप उसको गॉड कहें, ईश्वर कहें, भगवान कहें, अल्लाह कहें, वाहेगुरु कहें, आप जो भी कहें। तो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो एम होता है, जो पर्पस होता है, जो गोल होता है ह्यूमन सोसाइटी का, वो एक ही होता है। इसलिए पहुंचने के रास्ते अलग हो सकते हैं। उसी तरह से पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच इसमें भी दो तरह की विचारधारा है। एक विचारधारा यह है कि राजनीति और प्रशासन दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध होता है, क्योंकि राजनीति का संबंध हमेशा आप सरकार से करते हैं। सरकार का मतलब होता है जो खास करके एग्जीक्यूटिव में हो, चाहे लेजिस्लेचर में हो, या जुडिशरी का जो विंग है, आप उससे आप सरकार के मतलब होते हैं, और सरकार का मतलब होता भी यही। और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो निर्देश, सरकार के द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती हैं, जो नीतियों का निर्माण किया जाता है, उन नीतियों के निर्माण और तैयारी के बाद उन नीतियों को आम जनता तक पहुंचाना, उन कार्यक्रमों को आम जनता तक प्रसारित करना, उन कार्यक्रमों से आम जनता को लाभान्वित करना, ये किसकी ड्यूटी है? ये एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी है, ये प्रशासन की ड्यूटी है। इसलिए राजनीतिक अक्सर क्या होता है कि राजनीतिज्ञों के द्वारा पॉलिसीज फॉर्मुलेट किए जाते हैं, राजनीतिज्ञों के द्वारा प्लानिंग बनाए जाते हैं, राजनीतिज्ञों के द्वारा का मतलब मैं जब भी राजनीतिज्ञ की चर्चा करता हूं तो आप पॉलिटिकल मास्टर के कंटेक्स्ट में आप इसकी बात करेंगे। आप जो पॉलिटिकल मास्टर खास करके एग्जीक्यूटिव में जो होता है, वैसे लेजिस्लेशन से उसका रिलेशन है, जुडिशरी से भी है, तो वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करता है किसके लिए? आम जनता के लिए। वो प्लानिंग तैयार करता है किसके लिए? आम जनता के लिए। प्लानिंग कैसा हो, अब पॉलिसी कैसा बने? ऐसा पॉलिसी बने जो कि आम जनता के लिए हितकारी हो, जो कि आम जनता के लिए कल्याणकारी हो, जिससे कि आम जनता लाभान्वित हो। ऐसी पॉलिसी ना बनाएं, ऐसा प्लानिंग हम तैयार ना करें, ऐसा कोई ड्राफ्ट ना बनाएं जिससे कि आम जनता के बीच एक विरोध की स्वर, एक विरोध की आवाज, यानी डिसेंस नहीं होना चाहिए। ऐसी बात, ऐसा प्रोग्राम, ऐसी योजना, ऐसा कानून, ऐसी व्यवस्था जनता के सामने उपस्थापित न करे सरकार, जिससे कि आम जनता के बीच द्वेष का वातावरण हो, आम जनता के बीच कन्फ्लिक्ट हो, आम जनता के बीच स्ट्रगल हो, और उसको बाद में सरकार को वापस करना हो। तो ये राजनीतिज्ञों का दायित्व होता है। और ये जब पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है, उन सारे पॉलिसीज का एग्जीक्यूशन किसके द्वारा होता है? वो एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा होता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स दोनों के बीच कोरिलेशन भी है, दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन भी है। आप बहुत अच्छी नीति का निर्माण कर सकते हैं, आप बहुत अच्छी योजनाएं बना सकते हैं, आप बहुत अच्छे कार्यक्रम तैयार कर सकते हैं देश की जनता के लिए, लेकिन उन अच्छी नीतियों, अच्छे कार्यक्रमों, अच्छे जो प्लानिंग्स हैं, उसको धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? यह जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों के पास है, प्रशासनिक कर्मचारियों के पास है। तो इसीलिए ये तैयार करते हैं, और उसको लागू कौन करता है? आम जनता तक, नीचे तक, एकदम लोएस्ट लेवल तक कौन ले जाता है? तो उनके प्रशासनिक कर्मचारी अधिकारी ले जाते हैं। दूसरी ओर आप यह कह सकते हैं कि राजनीतिक में, इसमें जो लोक प्रशासन में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो पॉलिटिक्स में है, खास करके जो व्यवस्था में है, जो सरकार में है, उनकी भी जिम्मेदारी है, और दोनों की जिम्मेदारी अलग अलग है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन जो पॉलिटिकल मास्टर की जिम्मेदारी है वो अलग है, और एडमिनिस्ट्रेशन की रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पॉलिटिकल मास्टर की है वो अलग है। और अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे के प्रति सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, अल्टीमेटली दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू ह्यूमन सोसाइटी, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू मानव जात, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू आम जनता, दे ऑल आर आंसरेबल टू पब्लिक। इन डेमोक्रेसी
ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिक। तो इस तरह से सबको एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी होने के बावजूद अंतिम जिम्मेदारी आम जनता के प्रति होती है। तो इसलिए ये लोग तैयार करते हैं और ये इसको लागू करते हैं। और उसमें क्या होता है, अक्सर आप देखते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट होता है, चाहे वो ऑफिसर्स हो या उसके कर्मचारी हो, वो उसमें स्थिरता होती है। सरकारें बदल गई, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, आने वाले दिन में हो सकता है इसकी कोई गारंटी ना हो कि दूसरे दल की सरकार ना हो। इसके पहले भी सरकार दूसरे दल की थी। तो किसी एक राजनीतिक दल की जिसकी सरकार होती है, तो राजनीतिज्ञों का यह कैरेक्टर होता है, यह नेचर होता है कि हम ऐसा काम न करें जिससे कि आम जनता में विद्वेष का वातावरण फैले, जिससे कि आम जनता में यह स्पष्ट प्राइमा फेसी में न दिखे कि अमुक राजनीतिक दल की जो सरकार है वो किसी खास पर्टिकुलर वर्ग के लिए कन्फाइंड है, या किसी खास पर्टिकुलर वर्ग को या खास लोगों को ये जिसको आप कहते हैं कभी कभी ये हम लोग चर्चा करते हैं अक्सर कि अपीजमेंट पॉलिसी, किसी खास पर्टिकुलर एरिया को, किसी खास पर्टिकुलर रीजन को, किसी खास पर्टिकुलर रेस को, किसी खास पर्टिकुलर क्लास को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए आप इस तरह का पॉलिसी बनाते हैं। आपको इस तरह का कानून बना दिए, आपने इस तरह का विधान तैयार कर दिया जो देश की आम जनता को सब ग्रहण हो, ऐसा आप ना बनाए। लेकिन होता क्या है कि पॉलिटिक्स में एक कहावत है कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है, यानी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है। राजनीति में जो चीज हम करते हैं वो दिखता नहीं है। और पॉलिटिशियंस के बारे में यह भी कहा जाता है, मजाक में यह भी कहा जाता है कि पॉलिटिशियन जहां नदी नहीं है वहां भी ब्रिज बना देते हैं। पॉलिटिशियन जहां नदी नहीं है वहां भी ब्रिज तैयार हो गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि राजनीतिज्ञों के पास आम जनता को, अपने वोटरों को, अपने लोगों को लुभाने के लिए, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, कार्यक्रम होता है, और अपने अपने कार्यक्रम से, अपने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, जिसको अब अलग अलग राजनीतिक दलों ने अलग अलग नाम की संज्ञा दी है, कोई विजन डॉक्यूमेंट कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई घोषणा पत्र कहता है, कुछ का। तो इस तरह से उन घोषणा पत्रों के माध्यम से आने वाले 5 वर्षों के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी अपनी रणनीति तैयार करती है और उसके माध्यम से जनता के बीच यह संदेश, यह मैसेज भेजने का प्रयास करती है कि हम आपके लिए इतना कर सकते हैं। खैर, तो उस माध्यम से होता क्या है कि कभी कभी, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो पॉलिटिकल कैरेक्टर होता है पॉलिटिशियंस के पास, या सरकार में जो लोग बैठते हैं वो अनपढ़ भी होते हैं, गवार भी होते हैं, अशिक्षित भी होते हैं और शिक्षित भी होते हैं, और उनको किसी भी सब्जेक्ट का एक्सपर्टीज उनके पास नहीं होता है, किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं होता है। इसलिए वहाँ पर जो प्रशासन में लोग होते हैं वो उनको अपनी छड़ी से हिलाने का प्रयास करते हैं। और सच बात है कि जो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन होता है उसके ड्राफ्ट को तैयार करने में भूमिका किसकी होती है? तो एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। उसका डाटा कलेक्शन करता है तो एडमिनिस्ट्रेशन करता है। तो खाली आप एग्जीक्यूटिव बात में आप देखेंगे कि जब विधानमंडल का सत्र चलता हो, चाहे संसद का सत्र हो या स्टेट में विधानमंडल का सत्र हो, सत्र के दौरान आप देखते हैं कि जिसको आप ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं या ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, नीचे से ऊपर तक कर्मचारी, आप देखते हैं कि जब सरकार से सवाल पूछे जाते हैं विपक्षी दल के द्वारा, उन सवालों का जवाब पॉलिटिकल मास्टर के पास इतनी फुर्सत भी नहीं है, इतना ज्ञान भी नहीं है, उनके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है, उनके पास वो किसी भी विषय में दक्ष नहीं होते हैं, इसलिए वो सहारा लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। और एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो उनको सलाह देते हैं, वो उनको पूरी जानकारी देते हैं, उनके द्वारा डेटा का कलेक्शन किया जाता है, सारे फैक्ट्स रखे जाते हैं, और तब अल्टीमेटली अंत में जाकर के राजनीतिज्ञों के द्वारा या राजनीतिक कार्यपालिका के द्वारा विधान पालिका में जो सवाल उठाए जाते हैं मेंबर्स के द्वारा उनके सवालों का जवाब देते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि वास्तविक जो शासन चला जाता है वो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव का एक रीढ़ है, बैकबोन है। यदि एडमिनिस्ट्रेशन को हम तोड़ दें तो सरकारें नहीं चल सकती है।
इसलिए दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, दोनों को एक दूसरे हम से अलग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जो एक वर्ग के विचारक हैं उनका कहना है कि राजनीति और प्रशासन के बीच चोरी दामन का संबंध है, दोनों के बीच अन्योन्याश्रय संबंध है, एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती है और एक के अभाव में दूसरा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दूसरा जो वर्ग है वह कहता है कि नहीं, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन में एक भिन्नता होती है, डिफरेंस होता है और होना भी चाहिए। डिफरेंस यदि नहीं होगा, होता क्या है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? गड़बड़ी वहाँ है कि राजनीतिज्ञ और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जो तालमेल होता है, जो कोऑर्डिनेशन होता है, जो गठबंधन होता है, कभी कभी इतना ज़्यादा घालमेल होता है, कभी कभी इतना ज़्यादा मधुर संबंध हो जाता है कि दोनों एक दूसरे का दुरुपयोग कर लेते हैं। और प्रैक्टिस में आप हमेशा देखेंगे कि जो पॉलिटिकल क्लास होता है, वो पॉलिटिकल क्लास चूँकि उसको अपने खास लोगों को खुश करना है, तो पॉलिटिकल क्लास अपने खास लोगों के हक के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, उसके अनुरूप उनको खुश करने के लिए उस तरह के कानून का मसौदा तैयार करने को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में जो उनके मातहत जो अधिकारी कर्मचारी उनको किया जाता है। होता क्या है प्रैक्टिस में कि कई ऐसे जो ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस तरह का हम मसौदा तैयार करें, इस तरह का कोई हम डॉक्यूमेंट्स तैयार करें जो जिसका कि नाजायज लाभ इन पॉलिटिशियंस के द्वारा, सोकॉल्ड जो राजनीतिज्ञ हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में करप्शन का बोलबाला है, अब सूचिता का अभाव है, इसलिए वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि हम कोई राजनीतिक बैन बोल लें। क्योंकि होता क्या है दुष्परिणाम इसका, यदि पॉलिटिकल क्लास और पॉलिटिकल मास्टर को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं या जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, उनके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, वो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते हैं। दुष्परिणाम क्या होता है आप सभी जानते हैं। राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आप सबको यह जानना चाहिए कि उसका दुष्परिणाम यह होता है कि राजनीतिज्ञों के पास लोकतंत्र में संसदीय सरकार हो चाहे अध्यक्षात्मक सरकार हो, सरकारों के पास, खास करके मैं पॉलिटिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल क्लास के पास इतनी ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है कि अपने शक्ति के बल पर उसे रौंद कर दे सकते हैं, उसको बर्बाद कर देता है। इसलिए कोई भी अधिकारी यह जहमत मोल लेना नहीं चाहता है, यह पॉलिटिकल क्लास से झगड़ा लेना नहीं चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, आपका ट्रांसफर कर दिया, आपको सस्पेंड कर दिया, आपके खिलाफ डिपार्टमेंट में पोस्टिंग कर दिया, आपको आपका शोषण और दमन उत्पीड़न करने के देयर आर सो मेनी टूल्स बिफोर पॉलिटिकल क्लास। बहुत सारे अस्त्र हैं, जैसे पुलिस के पास बहुत सारे अधिक शस्त्र हैं, आपको किसी भी मामले में बिना पूछे आपको फंसा सकती है। उसी तरह से इन तथाकथित राजनीतिज्ञों के द्वारा, ये राजनीतिक वर्ग के द्वारा माने इतने सताए जाते हैं, उत्पीड़न किया जाता है। इसलिए डर से इस तरह से प्रशासन में जो लोग इन्वॉल्व हैं वो डर से, पॉलिटिकल क्लास के डर से उनको खुश करने के लिए उनके विरुद्ध इस तरह की बातें नहीं किया करते हैं और उनके मनोनुकूल अनुरूप ही उस तरह का, क्योंकि उनको भी प्रमोशन लेना है, उनको भी मनमाना ट्रांसफर लेना है, उनको भी मनमाने जगह पर पोस्टिंग कराना है, तो चाहिए ना, दोनों चीज नहीं चलेगा। आप यदि दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, आप टू दी पाई ऑनेस्ट हैं, और यदि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी रहेगी, तो मैं समझता हूं कि कोई भी पॉलिटिकल क्लास क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, तंग आंग किया जा सकता है, आप उसका एक्सटॉर्शन कर सकते हैं कई रूपों में, तो इसीलिए, लेकिन ये सारी बातें सैद्धांतिक हैं। इसीलिए होता क्या है कभी कभी, लेकिन इसका दूसरा रूप भी है। इसका दूसरा रूप ये है कि कई बार जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग होते हैं, क्योंकि वे सरकारी सेवक होते हैं, सर्विस क्लास के लोग होते हैं, उनका एक परमानेंट फिक्स्ड ये रिटायरमेंट का एज होता है, और वो लोग अपने फील्ड में, अपने सब्जेक्ट में, अपने मामलों में दक्ष होते हैं। अब अनपढ़ गवार कोई मंत्री हो गया और मंत्री को मालूम नहीं है, घास काटने वाला कोई मिनिस्टर होता है, हेल्थ मिनिस्टर होता है, उसको क्या मालूम है हेल्थ के बारे में, हेल्थ सेक्टर में हेल्थ का कॉन्सेप्ट क्या है उसको क्या मालूम है, उसको क्या मालूम है कि इस बीमारी का क्या होता है, कोरोना का वायरस क्या होता है उसको क्या मालूम है, उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा एक्सपर्टीज, जो हेल्थ से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग हैं, उनसे सलाह ली जाती है, और वही उनको
कभी कभी इसका दूसरा रूप यह भी होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं अपनी ओर से गलत सलाह भी दी जाती है, और गलत सलाह में चूंकि उनको मालूम नहीं है पॉलिटिकल क्लास को कि इन्होंने जो हमें परामर्श दिया है, इनका जो एडवाइस आ रहा है रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेशन, रिगार्डिंग प्रोग्राम्स बनाने में या कोई उस तरह के दस्तावेज तैयार करने में, तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है कि उसमें राजनीतिक वर्ग में जो लोग हैं, खास करके राजनीतिज्ञों के द्वारा या सरकारों के द्वारा उनकी हूबहू बात मान ली जाती है। उसमें कभी कभी उनको डेमोक्रेसी में मास के सामने यानी मैंडेट के सामने उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से दोनों के बीच आंख मिचौने का खेल चलता रहता है। तो इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच कुछ डिफरेंस होना चाहिए, होता भी है, और होने के बावजूद इसके पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच एक अन्योन्याश्रय संबंध है, क्योंकि जनहित में जो नीतियां बनाई जाएंगी वो इनके सहयोग से बनाई जाएंगी, और इनका दायित्व मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनका दायित्व रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिटिकल क्लास के प्रति है, और पॉलिटिकल क्लास का भी दायित्व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनके प्रति होता है, और अंततः दोनों का दायित्व यानी दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आम जनता के प्रति होती है, मास के प्रति होती है, पब्लिक के प्रति होती है। तो इस तरह से लोक प्रशासन का जो हमने कंसेप्ट कल आपको बताया, डेफिनेशन बताया या नेचर बताया, या उसके बाद जो हमने उसका स्कोप बताया, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट और ब्रॉडर एस्पेक्ट या मॉडर्न एस्पेक्ट में लोक प्रशासन की भूमिका अत्यधिक बलवती हो गई है, चाहे वो विकासशील देश हो या विकसित देश हो। और भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब हम ये बात करते हैं तो अब कभी कभी इस तरह के भी सवाल उठते हैं। अब जैसे आपको मैं जब किसी दिन बताऊंगा प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, अब आप देख रहे हैं कि जन कल्याणकारी सरकार होते हुए भी, लोक कल्याणकारी राज्य होते हुए भी अब सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं, सरेंडर करती है किसके सामने, मास के सामने, कि भाई हमारे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, पैसा नहीं है, अब इतना कहाँ से सोशल सिक्योरिटी सिस्टम में हमको इतना फंडिंग करना पड़ता है, इतना फाइनेंस करना पड़ता है, इतना बजट देना पड़ता है। हमने डिफेंस का बजट जो है उसको रिड्यूस किया है, उसको काट दिया है, और सोशल सिक्योरिटी हमने दिया है, तो संभव नहीं है। इसलिए प्राइवेट जो प्रेन्योरशिप होता है, जिसको आप कॉमर्स में आप पढ़ते हैं, तो प्राइवेट इंटरप्राइजेस को भी इन्वाइट किया जाता है, और उसका भी इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होने लगा है। अब सड़क का निर्माण करना है, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, आर्थिक रूप से सरकार कमजोर है, राज्य कमजोर है, तो सरकार कहती है कि भाई जो जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं, जिसको आप पूंजी निवेशक कहते हैं प्राइवेट सेक्टर में, जिनको गवर्नमेंट से मतलब नहीं है, उनको इन्वाइट किया जाता है। पुल बनाने के बात हो या किसी भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का जब निर्माण का सवाल होता है, तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड है, प्राइवेटाइजेशन का जमाना आ रहा है, और जितने भी पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस थे, आप देखिए बेस्ट एग्जांपल अभी आपके सामने है बैंकों का जो मर्जर हुआ, कई सार्वजनिक बैंकों को एक जगह मर्ज करके एक बैंक बना दिया गया। तो इस तरह से क्या है, ये उस दिशा में जा रहा है। एक तरफ आप लोक कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, एक तरफ आप लोक कल्याणकारी राज्य के शक्तियों में वृद्धि की बात करते हैं, एक तरफ आप लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से आम जनता के हितों की बात करते हैं, एक तरफ आप लोक कल्याणकारी राज्य के माध्यम से जनता की समस्याओं का निराकरण करने का भरपूर प्रयास करते हैं, और जनता के संपूर्ण समस्याओं का निराकरण आप करने का प्रयास भी करते हैं और करते भी हैं। और दूसरी ओर आप कहते हैं कि वेलफेयर स्टेट है, और दूसरी ओर आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशंस, यानी अब जैसे शिक्षा की बात कीजिए तो शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, विदेशी शक्तियों के हाथ में दी जा रही है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इन्वाइट किया जा रहा है कि आप यहाँ आप आए, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोलें। व्हाट सेंस? ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का और वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट था, उसको तो हम तार तार करते जा रहे हैं। किसी की सरकार हो, कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, 91 में
लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जो कि नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने मार्केट को खोल दिया। तो मार्केटाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैं तो यह कहता हूं कि इंडिया में इंडियन डेमोक्रेसी का मार्केटाइजेशन हो गया है। भारतीय लोकतंत्र का बाजारीकरण, आप शिक्षा को बाजार में बेच रहे हैं, शिक्षा का बाजारीकरण कर रहे हैं। जो गरीब के बच्चे हैं वे कहाँ पढ़ेंगे? आप जान लीजिए, राजनीतिक विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते आपको यह जानना चाहिए कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में फिनलैंड ही एक ऐसा कंट्री है जहां की इंटायर फ्रॉम प्राइमरी टू हायर एजुकेशन पब्लिक फंडेड सिस्टम है। यानी वहां का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो पूरी तरह से पब्लिक फंडेड एजुकेशनल सिस्टम है। एक भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन फिनलैंड में नहीं है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल की बात हो या हायर यूनिवर्सिटीज। न स्कूल है न कॉलेज है, सब सरकारी व्यवस्था है। अब सरकारी इंस्टीट्यूशंस को आप बंद करने जा रहे हैं, सरकारी इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे समाप्त करते जा रहे हैं। और आने वाले दिनों में क्या हो रहा है, जितने भी पब्लिक पोस्ट्स हैं सार्वजनिक सेवा में, पब्लिक सर्विसेज में, पब्लिक सेक्टर में जितने भी पोस्ट हैं उसको कटिंग किया जा रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है, उसके बाद पोस्ट को एबॉलिश किया जा रहा है। तो क्या होगा? और अभी जिस परिस्थिति से देश गुजर रहा है, आने वाले समय में हो सकता है, मैं तो कोई राजनीतिक भविष्य वाणी करने वाला कोई राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, या कोई पॉलिटिकल फिलोसफर नहीं हूँ, या कोई पॉलिटिकल स्कॉलर नहीं हूँ कि मैं यह कह दूँ, लेकिन जो परिस्थितियाँ और जो समय की मांग है, मुझे लगता है कि आने वाले दिन में हो सकता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी देश में हो, जो आज तक नहीं हुआ है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितने युद्ध में और महायुद्धों में जितनी हानि हुई है, चाहे वो जन हानि हो या अन्य सामानों की हानि हो, तो जनधन की हानि हुई हो, संपत्ति की हानि हुई हो, पूरा कंट्री बर्बाद हो गया, नेशन का नेशन बर्बाद हो गया, उससे ज़्यादा की बर्बादी आप देख रहे हैं। कोरोना वायरस एक मामूली वायरस जो आपको हमको दिखता नहीं है, और उसके चलते पूरा दुनिया बर्बाद हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए रखा कि प्रशासन की जो भूमिका है वो बहुत सक्रिय है, इसमें दो राय नहीं है अनडाउटेडली। लेकिन यह भी बात सही है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इतना भी संभव नहीं है कि नित्य नए नए अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं, नित्य नए नए चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं, नित्य नए नए आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। एंड वी हैव टू फेस आवर चैलेंजेस, वी हैव टू फेस आवर प्रॉब्लम्स, और इसको टैकल करना है। किसी भी एक सरकार के लिए, किसी भी एक पॉलिटिकल क्लास के लिए, या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यह पूरी तरह से संभव नहीं हो पाता है। इसमें पब्लिक को भी, पब्लिक या ये मास को या पीपल का जो अप्रोच है उसमें भी परिवर्तन लाना होगा। लोगों को, क्योंकि सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी कह के हम यह पल्ला झाड़ लें, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, आम जनता की भी जिम्मेदारी होती है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो आप यह कहते हैं डेमोक्रेसी में कि पॉलिटिकल क्लास इज आंसरेबल टू पब्लिक, पॉलिटिकल क्लास इज आंसरेबल टू मास, पॉलिटिकल क्लास इज आंसरेबल टू मैंडेट, ये तो वाइस वर्सा है ना। तो पॉलिटिकल क्लास के प्रति भी आपको जिम्मेदार होना पड़ेगा। एक सभ्य समाज के नागरिक होने के नाते आपको अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए, अपनी सभ्यता का परिचय देते हुए, आपको भी सरकार के प्रति, आपको भी देश के प्रति, राज्य के प्रति, शासन के प्रति, संगठन के प्रति, परिवार के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, उसी तरह की जिम्मेदारी का निर्वहन आपको भी करना पड़ेगा। तभी आपके देश में, आपके राज्य में, आप लोक प्रशासन को जो दायित्व दिया गया है और लोक प्रशासन की भूमिका यदि सक्रिय हुई है तो उसमें मिलजुल कर, बढ़ चढ़ कर आप हिस्सा लें, पार्टिसिपेट करें, और तब जाकर के उसको आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं, सुदृढ़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर, स्कोप और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो डिफरेंस है, या दोनों के बीच जो सिमिलरिटीज है, उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसमें यदि कोई क्वेश्चन आपके मन में है, किसी तरह का प्रश्न है, तो आप रेज कर सकते हैं। दिस इज मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन पॉलिटिकल साइंस। और डेली, प्रतिदिन हम सभी, हर व्यक्ति, हर संस्था, हर ऑर्गेनाइजेशन, ये डेली रूबरू होता है इससे। प्रतिदिन आपका इससे सामना करना पड़ता है आपको, और प्रतिदिन आपका सामना उससे होता है
प्रतिदिन पॉलिटिकल क्लास का सामना आम जनता की समस्याओं से होता है, और प्रतिदिन आम जनता को भी पॉलिटिकल क्लास का क्या दृष्टिकोण है टुवर्ड्स मास, इससे भी रूबरू होना पड़ता है। इसलिए दोनों का दायित्व एक दूसरे के प्रति है, और समाज को यदि प्रगतिशील, उन्नतिशील, यदि विकासशील, विकसित, मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो हम सब को अपनी अपनी सकारात्मक भूमिका का परिचय देना होगा। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।